नमस्कार, दबंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शाह आलम और आज हम बात करेंगे मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की जो कार्यशैली है उस पर बात करेंगे। और हमारे साथ इसी बातचीत को इनकी कार्यशैली के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पत्रकार साथी राकेश भाटी जी। तो राकेश भाटी जी, जिस तरह से मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का निर्माण हुआ था कि सुनियोजित विकास को लेकर इसका प्राधिकरण का निर्माण हुआ था, इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसके नींव के बाद और आज तक की जो स्थिति है उसमें क्या बदलाव लगता है? क्या ये ऐसा लगता है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण अपने जो इनका मोटो है, जो इनका उद्देश्य है, उससे भटक चुका है? देखिए, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का जो काम था, विकास प्राधिकरणों के जो भी काम होते हैं उनका काम ये है कि जो भी यहाँ पर राजधानी के अंदर जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वो सुनियोजित तरीके से कराए जाएं, जो कि नियमावली, जो प्राधिकरण की नियमावली है उनके अनुसार वो निर्माण कार्य कराए जाएं, उनसे हटके कोई निर्माण कार्य ना हो। उसके लिए एक प्राधिकरण ने एक व्यवस्था बनाई है। भूलवश या किसी ज़रूरतवश अगर कोई थोड़ा बहुत निर्माण 10-5% एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो कंपाउंडिंग यानी शमन की श्रेणी में आता है। लेकिन उसके अलावा जितना भी देहरादून में अब बसावट या देहरादून के अंदर जो एक विकास हुआ है, विकास के नाम पर जो बिल्डिंगें बनी हैं, वो प्राधिकरण की उसमें भूमिका मुझे तो बिल्कुल इस तरीके से लगता है, अगर देखा जाए उनके मानचित्र जो स्वीकृत हुए हैं उनको देखा जाए, जो बिना मानचित्र स्वीकृत हो रहे हैं, तो ये लगता है कि प्राधिकरण की जो भूमिका है वो बिल्कुल शून्य है उसके अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि प्राधिकरण के अधिकारी, अब प्राधिकरण खुद तो ऐसा है नहीं कि उस प्राधिकरण खुद काम करने चला जाएगा। अधिकारियों को का समूह या कर्मचारियों का समूह ही प्राधिकरण नाम दिया जाता है और उनके द्वारा जो निष्क्रियता है, वो निष्क्रियता का कारण पता नहीं क्या हो सकता है। उनके निजी स्वार्थ हल हो रहे हैं या फिर वो किसी के दबाव में आकर, सरकारी अमले के दबाव में आकर या किसी प्रेशर में आकर इस तरीके के निर्माणों को होने दे रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को मैं इसलिए भी ठोस नहीं मानता कि किसी दबाव में आकर या निजी स्वार्थ में कि उसमें वो इस निर्माणों को करा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ 1, 2, 3, 4 एक संख्या में तो हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि जो जितना निर्माण हो रहा है वो 100% नियमावली के खिलाफ हो रहा है, स्वीकृत मानचित्र के खिलाफ हो रहा है। अक्सर देखा जाता है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण जिस तरह से सुनियोजित विकास पर जोर देते हैं और उसका जो मेन मोटो था, उद्देश्य था, अब देखा जाता है कि जब से राजधानी बनी है तब से बिल्डर्स जो हैं उन्होंने इस मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को काफ़ी पलीता लगाया। राजस्व का नुकसान कहें या ग्रीनरी का नुकसान कहें, तो उस लहजे से, उस तरीके से आप किस तरह से इसको मसूरी विकास प्राधिकरण को जिम्मेदार समझते हैं? देखिए, मसूरी विकास प्राधिकरण की पूर्णतः जो भूमिका है, जो पर्यावरण को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर पूरी भूमिका जो है मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण जो एक तय भूमिका है कि सब इतना परसेंटेज आप, अगर कोई बिल्डर या कोई अब प्राइवेट मकान भी बना रहा है तो उसके लिए भी कहा गया है कि आप आगे मकान बनाने से, जहाँ आप अपनी बिल्डिंग या अपने भवन का निर्माण कर रहे हैं उससे आगे आप इतना निर्माण छोड़ेंगे या साइड में सेटबैक छोड़ेंगे। सेटबैक का मतलब इतना यही नहीं है। सेटबैक का मतलब मुझे लगता है कि आम जनता को शायद जानकारी भी ना हो कि सेटबैक क्यों छोड़ा जाता है। सेटबैक का मतलब ये है कि जो हमारे एनवायरनमेंट जो है वो दूषित, अगर कोई एनवायरनमेंट है, जो हवा का कहीं भी रोकथाम ना हो, हवा का फ्लो कहीं ना रुके, इसलिए सेटबैक को किया जाता है। और प्राधिकरण की भूमिका इसमें 100% है, क्योंकि ग्रीनरी का कहीं ध्यान नहीं रखा जा रहा है। दूसरी बात, चलिए कि जो अपने निजी मकानों का, निजी भवनों का निर्माण कर रहे हैं, चलिए उसमें थोड़ा बहुत 19-20 की छूट उन्हें दी जा सकती है, लेकिन प्राधिकरण द्वारा अवैध प्लॉटिंग कर्ताओं के लिए, अवैध जितने भी जो कमर्शियल निर्माण हो रहे हैं उनमें छूट देना तो अपने आप में स्वाभाविक सी बात है कि इसमें कहीं राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। राजस्व का खुलेआम गबन हो रहा है और खुलेआम गबन करवाने वालों में मैं बिल्कुल स्पष्ट कह सकता हूं कि प्राधिकरण के अभियंता या प्राधिकरण के उच्च अधिकारी या प्राधिकरण का एक सुपरवाइजर, जो कि एक निचले स्तर की कड़ी है, उससे लेकर ऊपर तक ये सारे के सारे जिम्मेदार हैं। और इनकी जिम्मेदारी तय सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूं कि इन्होंने सिर्फ अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए, अगर प्राधिकरण की जेब में अगर उस डेवलपमेंट चार्ज के रूप में 1000 रुपए जाना था तो 1 रुपया इन्होंने निजी स्वार्थ के रहते हुए अपनी जेब में जाने के लिए 999 रुपए का नुकसान इन्होंने प्राधिकरण का किया है। प्राधिकरण के साथ साथ इन्होंने सरकार का किया है, राजस्व का किया है। सचल दस्ता जो अभी हाल ही में सचल दस्ता भी बढ़ाया गया है, इससे पूर्व भी सचल दस्ता जो सक्रिय था, लेकिन उसकी भूमिका को किस तरह से आप देखते हैं? क्या देखते हैं कि उसकी भूमिका मसूरी विकास प्राधिकरण के हित में नहीं है अथवा हित में है?
देखिए, ये सारी चीज़ देखने के बाद ये लगता है कि प्राधिकरण में जब भी कोई उपाध्यक्ष स्थानांतरण होकर अपना नया चार्ज संभालता है तो वो अपनी सक्रियता दिखाता है, और मुझे तो ये लगता है सक्रियता का ही शुरुआत की सक्रियता का ही एक पार्ट है। क्योंकि जैसे आपने बताया कि पूर्व में भी सचल दस्ते बनाए गए, उन सचल दस्तों से मुझे ये समझ नहीं आया कि सचल दस्तों से कि जो राजस्व की एक प्राप्ति होनी चाहिए थी, जो अवैध निर्माणों का होना रुकना चाहिए था, जो अवैध प्लॉटिंगों का रुकना होना चाहिए था, वो शायद रुका नहीं है। हाँ, जो सचल दस्ते अब जो हमारी ये जिला अधिकारी महोदय हैं, इनके पास ही अब प्राधिकरण का चार्ज भी है, और मैंने जहां तक सुना है कि जिला अधिकारी महोदय एक तत्परता से अपना कार्य कर रही हैं और ऐसी अवैध प्लॉटिंगों पर जाकर उन्हें स्वयं अपने सामने उनका ध्वस्तीकरण करा रही हैं। लेकिन मेरा मानना सिर्फ इतना है कि ध्वस्तीकरण उसका कहीं से कहीं तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। ध्वस्तीकरण के बाद उपरांत वो प्लॉटिंग उस तरीके से हो जिस तरीके से प्राधिकरण की नियमावली है, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए, और पूरे जितने भूखंड में वो प्लॉटिंग हो रही है उसका राजस्व प्राधिकरण में जमा हो। देखिए, तब तो उस कार्यशैली को हम सकारात्मक रूप में देख सकते हैं, वरना तो इसको भी यही माना जाएगा कि नया प्राधिकरण का अध्यक्ष बना, कोई उपाध्यक्ष बना, और उसके द्वारा अपनी एक हाजिरी को कि मैंने अपने आप को इसका चार्ज लिया है और अपने आप को दिखाने के लिए मैंने एक सचल दस्ते के रूप में कार्य किया। पहले तो हमको ये देखना होगा सचल दस्ते ने अपने कार्य क्षेत्र में कितनी भूमियों को, कितने ऐसे भूखंडों को जो अवैध रूप से हो रहे हैं, कितने ऐसे निर्माण जो कि प्राधिकरण के नियम के अनुसार नहीं हो रहे हैं, विपरीत हो रहे हैं, उनको चिन्हित किया है। चिन्हित करने के बाद उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है, कार्रवाई करने के उपरांत आपने कार्रवाई करना एक अलग मैटर है, कार्रवाई का सलूशन क्या है, आपने वाद दायर कर दिया, वाद का निस्तारण किस प्रकार हुआ है। निस्तारण मेरे ख्याल से प्राधिकरण में निस्तारण का मतलब है इस फाइल को दबा देना, या उस अवैध निर्माणकर्ता को या अवैध प्लॉटिंगकर्ता को ऐसे रास्ते बता देना जिससे कि प्राधिकरण को ही चूना लग जाए, है ना। तो इस तरीके से प्राधिकरण के अधिकारियों की और कर्मचारियों की जो नीतियां हैं या काम करने का तरीका है, उसमें मुझे नहीं लगता कि उपाध्यक्ष महोदया खुद सक्रिय होके या एक दो अधिकारी सक्रिय होके इस चीज को रोक सकते हैं। प्राधिकरण माना एक प्राधिकरण एक छोटी सी बिल्डिंग में स्थापित है, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र देखिए, देहरादून की सीमा विकास नगर से लेकर है उधर ऋषिकेश, मतलब देहरादून की कितनी सीमाएं हैं जो उससे जुड़ी हुई हैं, उन सब में जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वो सारे निर्माण कार्य की जिम्मेदारी उस छोटी सी बिल्डिंग जो स्थापित की गई है उसमें कार्य करने वाले अभियंता, सचिव, अवर अभियंता, जूनियर इंजीनियर और सुपरवाइजर, सबके ऊपर जिम्मेदारी तय होती है। और उस जिम्मेदारी का वो जो निर्वहन करते हैं वो सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए और जेब में पैसा भरने के लिए, और उनकी जेब जब भर जाती है उसके बाद वो अवैध प्लाटिंग करता है, निर्माणकर्ता को खुद ही उसको रास्ते बताते हैं जिससे कि खुले आम सरकार को है चूना लगाया जा रहा। मेरा एक कहना यह है कि अगर उत्तराखंड में देहरादून का विकास प्राधिकरण, देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण अगर अपने ढर्रे पे आकर काम करना शुरू कर दे, अपने तरीके से नियम के अनुसार काम करना शुरू कर दे, नियम अनुसार राजस्व जमा कराना शुरू कर दे, डेवलपमेंट चार्ज जमा कराना शुरू कर दे, तो मुझे लगता है कि जो उत्तराखंड के राज्य को पूर्ण बजट की जरूरत साल भर में पड़ती है, कम से कम 25 से 40% बजट हम प्राधिकरण से प्राप्त कर सकते हैं। राकेश भाटी जी, जिस तरह की मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा जो अवैध निर्माण होते हैं, अवैध प्लॉटिंग होती है, उनको ध्वस्तीकरण कर दिया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि ध्वस्तीकरण के बाद भी क्या मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण पर नज़र रखनी चाहिए? क्योंकि कई बार देखा गया है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा जो सीलिंग की कार्रवाई की जाती है, जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है, कुछ दिनों बाद उन्हीं बिल्डरों द्वारा या उन्हीं भूमाफियाओं द्वारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को चकमा देकर फिर उसमें अवैध निर्माण कर लिया जाता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सिर्फ एक ही बात से सहमत नहीं हूँ कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को चकमा देकर कर दिया जाता है। इसमें हम ये चीज़ जोड़ सकते हैं कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को मिलाकर, उसकी मिली भगत कर हम इन अवैध प्लॉटिंगकर्ताओं द्वारा उस प्लॉटिंग को दोबारा से शुरू कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है जब ध्वस्तीकरण के आदेश हो गए और खुद प्राधिकरण जो है, प्राधिकरण के अंदर जो भी सरकारी एक फाइल है जो अगर चालू हो जाती है तो उसका निस्तारण का एक ही वजह है, या तो उस पर प्लॉटिंग कभी भविष्य में कभी प्लॉटिंग ना हो, या उसमें नियम अनुसार राजस्व जमा हो गया हो, या नियम अनुसार उसमें ग्रीन बेल्ट छोड़ दी गई हो, नियम अनुसार उसमें सड़कें छोड़ दी गई हो। वो सारी चीज़ें होने के बाद ही उस वाद का निस्तारण होता है। लेकिन आपने अधिकतर देखा होगा कि प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण कर दिए गए, सीलिंग कर दी गई, लेकिन उनके ऊपर दोबारा से
हैं, दोबारा से बिना किसी स्वीकृति के, बिना किसी डेवलपमेंट चार्ज जमा किए, बिना प्राधिकरण को, कोई भी प्राधिकरण से संबंधित किसी भी नियम को पूरा किए बिना ही वो दोबारा से निर्माण कार्य शुरू हो जाते हैं, जबकि प्राधिकरण की नज़र में वो चीज़ें ऑलरेडी हैं, तभी तो उन्होंने तोड़ा था। लेकिन प्राधिकरण उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? प्राधिकरण सिर्फ इसलिए ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि वो लोग उनकी पर्सनली जाकर, है ना, उनकी जेबों को भर देते हैं, और जेब भरने के बाद वही लोग उनको वो तरीके बता देते हैं। आप एक बात खुद ही सोचिए, कितनी गहन बात है कि एक खसरे नंबर में या 2 खसरा नंबर में, 3 खसरा नंबर में कोई प्लॉटिंग हो रही है, उस प्लॉटिंग का ध्वस्तीकरण के आदेश प्राधिकरण द्वारा कर दिए गए। इसका मतलब यह है कि प्राधिकरण के संज्ञान में पूर्णतः वो खसरा नंबर है। जब वो पूर्णतः वो खसरा नंबर है तो उसमें अगर कोई निजी भवन का नक्शा पास कराने जाता है तो उस निजी भवन के नक्शे को क्यों पास कर दिया जाता है, जबकि वो पहले से ही प्राधिकरण के अंदर उसको बंधित कर रखा है कि ये अवैध प्लॉटिंग हो रही है, तो उसमें निजी भवन का नक्शा कैसे पास करा दिया जाता है। इसी प्रकार से निजी भवन के नक्शे पास होते रहते हैं और वो पूरी प्लॉटिंग करके प्लॉटिंग करता निकल जाता है और प्राधिकरण के अधिकारी अपनी जेब भरकर अपने साइड में जाते हैं। इसका जब तक निस्तारण नहीं किया जा सकता कि प्लॉटिंग करता अगर बिना किसी नियम को पूरा किए या प्राधिकरण की जो भी नियम शर्तें हैं उनको बिना पूरा किए अगर दोबारा निर्माण करता है तो उस पर आपराधिक धाराओं में उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और मुकदमा दर्ज होने के बाद उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ बिल्कुल उसका विपरीत है कि एक बार ध्वस्तीकरण कर दिया, प्राधिकरण ने इतिश्री कर दी, हमने ध्वस्तीकरण कर दिया, इसके अलावा उनके पास वो, अगर उनका कहना ये है, उनका, मैंने कुछ उड़ती उड़ती खबर ये भी सुनी है, उनका कहना ये है कि हमारे पास इससे ज़्यादा कोई अधिकार नहीं है। अरे प्राधिकरण एक अपने आप में एक बोर्ड है, उसे किसी से अधिकार लेने की जरूरत नहीं है। वो अपनी बोर्ड मीटिंग में कोई भी प्रस्ताव लाकर उसको पास कर सकता है। प्राधिकरण को सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। वो एक बोर्ड है, बोर्ड में खुद मेंबरों के सामने बैठ के कि साहब इस तरीके से ये दिक्कतें आ रही हैं, इस वजह से राजस्व की पूर्ति नहीं हो पा रही है, जो राजस्व हमारे पास इकट्ठा होना चाहिए, या हम लोग अवैध निर्माण करता या अवैध प्लॉटिंग करता पर नकेल इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास ये अधिकार नहीं है। तो उसको आप बोर्ड मीटिंग में रखिए और बोर्ड मीटिंग में उसको पास करिए, आपका कानून बन गया, अध्यादेश बन गया है, उसको करिए। अवैध प्लॉटिंग करताओं की जब तक नकेल नहीं कसेगी, मुझे आज तक एक ऐसी प्लॉटिंग, कोई ऐसी प्लॉटिंग 10-12 बीघे की फालतू बता दीजिए जिसको प्राधिकरण के संज्ञान में आने के बाद, रोकने के बाद, ध्वस्तीकरण करने के बाद उस प्लॉटिंग पे आज तक आगे कोई निर्माण ना हुआ हो। लगातार निर्माण हुए हैं और हजारों ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो मैं बता रहा हूं जब से प्राधिकरण का निर्माण हुआ है, और कितने जाने कितने अभी चल रहे हैं। तो प्राधिकरण की कार्यशैली को तो छोड़िए आप, प्राधिकरण तो लूट करवा रहा है सरकारी खजाने की। इनके अधिकारियों के खिलाफ मैं ये कहता हूं, चोर का काम है चोरी करना, है वो चोरी करेगा, लेकिन अगर कोतवाल मिलकर उससे चोरी करा रहा है तो कोतवाल के साथ क्या अंजाम होना चाहिए? वही प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ होना चाहिए कि जो खुद मिलकर इस राजस्व की चोरी करा रहे हैं। तो आप जान सकते हैं राकेश पाटिल जी ने जिस तरह से बताया है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण पूर्ण रूप से अपना जो उद्देश्य था, इसको ग्रीनरी को लेकर इसका उद्देश्य था, इसको सुनिश्चित विकास को लेकर इसका उद्देश्य था, उससे कहीं ना कहीं भटक चुका है। चाहे 1, 2 या 4 या 10 तरह के सचल दस्तों का इसका निर्माण कर दिया जाए, इसको बना दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्व को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, ग्रीनरी को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो साफ है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण सुनिश्चित विकास से अलग हटकर अपना काम कर रहा है।